देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक का नाम क्या, ये तो एल्गोरिदम है। टॉपिक का नाम मैंने लिखा हुआ है हेडर लिंक लिस्ट। देखिए नाम में ही मीनिंग है हेडर लिंक लिस्ट यानी क्या। अभी तक हमने बहुत सारे क्या देखे, ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट देखे। सादे लिंक लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट। और हेडर नोड यानी कि क्या भाई, हेडर लिंक लिस्ट यानी क्या। देखिए हेडर लिंक लिस्ट यानी कि उसमें क्या होता है, एक स्पेशल नोड होती है सामने, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम सेम टाइप की भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब क्या इसकी पर्पस है, क्यों ये यूजफुल है, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस हेडर लिंक लिस्ट ओवर ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट, ये हमें देखना है। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारी हेडर लिंक लिस्ट है वो तो दो प्रकार की है, 2 टाइप्स की है। एक है ग्राउंडेड हेडर लिस्ट, ठीक है, और एक है सर्कुलर हेडर लिस्ट। चलिए देखते हैं ग्राउंडेड हेडर लिस्ट क्या होती है। ये एक ऐसी हेडर लिस्ट होती है जिसमें एक स्पेशल नोड तो होती है सामने, और जो लास्ट नोड है वो लाइक ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट, लास्ट नोड हमेशा किसको पॉइंट करेगा, नल को, ठीक है। यानी कि होता क्या है, इन जनरल क्या होता है कि भाई सपोज स्टार्ट इक्वल्स टू, स्टार्ट हमारा पहली नोड को पॉइंट करता है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। पर यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट नोड के पहले एक क्या होती है, हेडर नोड होती है। अब ये हेडर नोड का यूज़ क्या है, ये तो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। हम इसमें सेम टाइप की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम इसमें थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, कि जैसे मैं बोलता हूँ भाई ये 3 नोड्स है, ये हमारी ओरिजिनल ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट के जैसा है, इसमें हमने कोई एक पर्टिकुलर डाटा रखा हुआ है। सपोज हमने यहाँ पे ये अरे रखा हुआ है, ठीक है, काय के लिए रखा हुआ है भाई, उसको सॉर्ट करने के लिए या कोई भी पर्पस के लिए। तो बेटा ये जो डाटा है, ये डाटा से रिलेटेड भी, यानी इन सभी नोड्स के जो भी इंफॉर्मेशन पार्ट है, उन सभी से रिलेटेड कॉमन इंफॉर्मेशन भी हम क्या कर सकते हैं, हेडर नोड में स्टोर कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, सो दैट हमें क्या हो सके, उसका एडवांटेज मिल सके। अभी इसका कैसे एडवांटेज मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर हम ग्राउंडेड नहीं, हम मेनली यूज़ जो करने वाले हैं एल्गोरिदम्स में वो सर्कुलर हेडर लिस्ट है, ठीक है। क्यों सर्कुलर यूज़ करते हैं वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है। आई बात समझ में, कि इसमें एक स्पेशल नोड होती है सामने, और एज यूजुअल जो लास्ट नोड है वो नल को ही पॉइंट करता है, लाइक ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट, ठीक है। सेकंड वेरिएशन है सर्कुलर हेडर लिस्ट। अभी सर्कुलर हेडर लिस्ट देखिए नाम में ही मीनिंग है, हेडर लिस्ट यानी कि एक हेडर नोड रहेगा। अभी सर्कुलर का मतलब क्या, सर्कुलर का मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो लास्ट नोड है वो किसको, नल को पॉइंट आउट नहीं करती है, लास्ट नोड फिर से क्या करती है, हेडर नोड को ही पॉइंट करती है। यानी ये क्या रहते हैं, सर्कुलरली कनेक्टेड रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे नल पॉइंटर्स कभी नहीं आते हैं, यहाँ पे नल पॉइंटर नहीं आएगा। यानी हो क्या रहा है कि हर बार क्या हो रहा है भाई, ये लास्ट नोड भी है तो लास्ट नोड के बाद ये किसको पॉइंट कर रही है, हेडर को, और हेडर फिर से इसको नोड को पॉइंट कर रही है, एंड सो ऑन। ये क्या रहेगा हमारा, ऑलवेज कनेक्टेड रहेंगी, यहाँ पे नल लिंक कोई भी नहीं है। आई बात समझ में। तो और वैसे भी कभी भी हम हेडर लिंक लिस्ट बोलेंगे तो हेडर लिंक लिस्ट यानी कि बाय डिफॉल्ट हम उसको सर्कुलर ही कंसिडर करेंगे। किसी ने हमें बोल दिया कि भाई भाई क्या लीजिए, एक हेडर लिंक लिस्ट लीजिए, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको सर्कुलर ही ट्रीट करते हैं और सर्कुलर ही लेते हैं, जब तक हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। हमें अगर ग्राउंडेड हेडर लिस्ट लेनी है तो क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि लिस्ट क्या है हमारी, ग्राउंडेड हेडर लिस्ट। ग्राउंडेड हेडर लिस्ट यानी क्या, एक स्पेशल नोड होती है सामने, और लास्ट नोड क्या करती है, नल को पॉइंट आउट करती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। देखिए इधर तो सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक नेम, ठीक है, नेम के बाद आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर के बाद सैलरी, ठीक है। इनको हम 3 पैरेलल अरे से क्या करते हैं, 3 पैरेलल अरे से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 3 पैरेलल अरे, ठीक है। 3 यानी कि 4, क्यों 4 भाई, ये इन्फो पार्ट की 3 है, अरे क्या लिंक पार्ट नहीं लेने वाले हम, सैलरी लिंक पार्ट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये 1, ये 2। देखिए मैं एग्जांपल भी आपके सामने कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आनी चाहिए आपको, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अरे हाँ, और एक बात कि भाई मैंने आपको यहाँ पे ये तो बताया ही नहीं कि भाई अवेलेबल लिस्ट यहाँ पे रहती है कि नहीं है। तो बेटा वो तो एज़ यूजुअल रहती है, कोई नीड नहीं है। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8, अरे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये तो, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसा नीचे कर दीजिए, इक्वल ले लीजिए ना, पैरेलल अरेस, आपको मालूम है ये सब कैसे लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी बताइए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट, और एक यहाँ पे हो जाएगा ओवेल, ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम है। सपोज़ मैं यहाँ पे 3 लोगों का डाटा रख देता हूँ, ठीक है, एक रख देता हूँ मैं अभी, आधार नंबर इसका 1 2 3 4 5, जो भी, सैलरी कितनी है भाई 10,000, ठीक है। नेक्स्ट इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये चेंज होते रहेगा भाई। मैंने बोल दिया भाई इसके बाद क्या है 7 पे मैं ले लेता हूँ रितेश, ठीक है, एक रितेश है जिसका आधार नंबर है 987654 और सैलरी है इसकी 20,000, ठीक है, थोड़ी बढ़ा के दे दीजिए यार, कोई एक इससे ज़्यादा वाली भी लेना पड़ेगा, है ना, हाँ ठीक है। चलिए इसको बोल देता हूँ मैं भाई कहाँ पे जा तू 5 पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले जाएगा 5 पे, 5 पे किसको ले लेते हैं, समीर को ले लेते हैं, ठीक है, इसका आधार नंबर ले लेते हैं 9211, ठीक है, 786, जो भी ले लीजिए आप, और इसकी पेमेंट ले लेते हैं हम 70,000, ठीक है, थोड़ा सा क्लास 1 की पोस्ट है इसकी, ऐसा समझ लीजिए आप 7 5, और इसको मैंने कर दिया ख़त्म। तो मुझे बताइए कि भाई इन जनरल जो हमारी सादी लिंक लिस्ट रहती है, तो बेटा यहाँ पे ये रख दिया मैंने 3, तो बेटा यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, तो ये किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको पॉइंट आउट करेगा। अच्छा, और ये इसको पॉइंट आउट करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये थर्ड पहली इन्फॉर्मेशन, फिर ये बोलता है 7, ये सेकंड इन्फॉर्मेशन, फिर ये 5th, ये लास्ट इन्फॉर्मेशन। पर बेटा मुझे तो क्या करना है, एक सर्कुलर हेडर लिस्ट बनानी है। अब ये सर्कुलर हेडर लिस्ट जो बनानी है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं सिंपली इसको बोल देता हूँ भाई ये जो स्टार्ट है इसके अंदर लिख देता हूँ मैं 1, ठीक है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ 1, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ये नेम में तो मैं कुछ नहीं रखना हूँ, आधार नंबर में भी मैं क्या कर देता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी, ठीक है, कितने भाई ये यूनिट 10,000 लाख, यानी कि ये कितना हो गया भाई 1 लाख, ठीक है, यानी कि मैंने क्या कर दी, टोटल सैलरी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लिंक पार्ट क्या आ जाएंगी, 3, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ। आई बात समझ में, कि हम ऐसा बोल देंगे कि भाई जो ये पहली नोड है, यानी कि ये जो पहली नोड है ये हमारी क्या है, हेडर नोड है, उसके जो सैलरी है, सैलरी में मैंने क्या लिख दिया 1 लाख, यानी कि मैंने टोटल सैलरी लिख दी भाई। टोटल सैलरी आगे जितनी भी लिस्ट आने वाली है, हाँ ये नेम वाला पार्ट और आधार नंबर वाला पार्ट मैंने क्या रखा हुआ है, एम्प्टी रखा हुआ है। कोई चाहे तो यहाँ पे भी डाटा रख सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन करना पड़ता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो भाई हम भाई यहाँ फिर नेम के अंदर मैंने सपोज लिख दिया 3, तो इसका मतलब क्या है भाई, हम आगे 3 एम्प्लॉइज़ का क्या करने वाला है, डाटा स्टोर करने वाले हैं। तो बेटा जो ये स्टार्ट नाम का जो नोड हो जाएगा वो, या फिर ये जो हेडर नोड हो जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका नेम फील्ड भाई टोटल कितने लोग हैं, और उसकी सैलरी क्या रिप्रेजेंट करेंगी कि भाई टोटल सैलरी कितनी है, मुझे बताइए 20,000, 70,000, 10,000, तो ये कितने हुए 1 लाख। तो टोटल सैलरी हमें कितनी है 1 लाख। ये 2 फील्ड्स हमारी खाली रही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अब देखिए ये क्या हो गया, स्टार्ट पे इसको पॉइंट कर रहा है, ये हमारी एक हेडर नोड है, इसमें हमने एक स्पेशल टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, जिसमें मैंने सिर्फ सैलरी में टोटल सैलरी लिखी हुई है, और मैंने बोल दिया अब इसके बाद कहाँ जाना है आपको, 3 पे। तो 3 पे गए, 3 के बाद कहाँ गए, 7 पे, 7 के बाद कहाँ गए, 7 के बाद कहाँ गए, 5 के बाद बेटा यहाँ पे ये खत्म नहीं होगा, ये 0 पे नहीं जाएगा। मुझे काय का एग्जांपल लेना है, सर्कुलर हेडर लिस्ट का। तो मुझे बताइए फिर से, अब ये हेडर नोड कहाँ है, हेडर नोड तो किसमें है 1 में, तो ये फिर से कहाँ पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा। अरे आई क्या बात समझ में। हाँ रही बात कि भाई यहाँ पे अवेल है कि नहीं है, अरे वाह वाह अवेल क्यों नहीं है, देखिए ये 6 है, 6 पे से मैं बोल देता हूँ भाई 2 पे, 2 क्या बोल देगा, 2 बोल देगा 4, और ये हमारा 4 क्या बोल देगा
0। यानी अवेल लिस्ट तो बेटा हमें क्या कर रही है, जैसे रहती थी एम्प्टी लिस्ट वैसे ही लेनी है। अवेल लिस्ट को सर्कुलर बना के कोई मतलब नहीं है, अवेल को हम सर्कुलर नहीं बनाते हैं। अवेल लिस्ट तो हमारी क्या है, अवेलेबल स्टोरेज या फिर फ्री स्टोरेज की लिस्ट है वो हमारी। आई बात समझ में? अच्छा हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर की है हेडर नोड में। कोई चाहे तो यहाँ पे सेंटिनल भी यूज़ कर सकता है। सेंटिनल यानी कि भाई सपोज कभी कभी हमें एंड ऑफ लिस्ट स्टोर करना पड़ता है कि भाई लिस्ट खत्म कहाँ पे हो रही है, वो पर्पस के लिए एज ए सेंटिनल पर्पस भी हम क्या कर सकते हैं, हेडर नोड में एक अलग टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्लियरली हमें मेंशन करना पड़ेगा कि भाई जो स्टार्ट वाली नोड है वो हमारी कौन है। स्टार्ट वाली नोड हमारी एक यूनिक इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने वाली है, और उसके बाद से जो भी लिस्ट ये आएंगे, जो भी नोड्स आएंगे वो हमारे वैलिड क्या रहेंगे, वैलिड डाटा रहेंगे, डाटा फील्ड्स यानी कि नोड्स रहेंगे। अरे आई के बाद समझ में, यहाँ पे आप कोई स्पेशल टाइप की इन्फॉर्मेशन ये नेम और ये आधार में भी स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ये एम्प्लॉइज़ मैंने यहाँ पे रखी हुई है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। हेडर सर्कुलर हेडर लिस्ट हमारी क्या है, बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें क्या नहीं आता है, नल पॉइंटर नहीं आता है। और बेटा नल पॉइंटर नहीं आता है तो हमने अभी जितने भी एल्गोरिदम्स देखे हैं ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट के, वो सबके सब क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। ईजी क्यों हो जाएंगे मुझे बताइए। हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स में कभी कभी एक स्पेशल केस भी कंसिडर करते थे। स्पेशल केस क्या कंसिडर करते थे भाई, पहली पोजीशन पे इंसर्ट करना रहा तो क्या होगा, या फिर जैसे कि अगर हम इंसर्शन की बात करें तो भाई पहले इस पे इंसर्ट करना अलग रहता था और बीच में कहीं पे इंसर्ट करना अलग रहता था। यहाँ पे तो बेटा पूरी वो कनेक्टेड है, तो वहाँ पे इतना क्या रहेगा, हमारा एल्गोरिदम का क्रिटिकल लॉजिक नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक रहेगा। या फिर यहाँ पे नल नहीं आता है कभी, इससे भी हमारा एडवांटेज होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट हम क्या करते थे, जब तक हम ऐसा लुक चलाते थे भाई वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, भाई जब तक पीटीआर नल नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो उसका भी प्रोविजन निकल जाएगा यहाँ पे, उसको भी हम थोड़ा सा एक सिंपल वे में एल्गोरिदम लिख सकते हैं, लिखना नहीं इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, हाँ। और ये जो हेडर लिस्ट है, हेडर लिस्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेशल टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। और हेडर लिस्ट में आपको ये भी समझना है कि जो ओरिजिनल डाटा रहता है वो तो बेटा हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इसमें हम स्पेशल काइंड की इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं, रखते ही है इन जनरल। ठीक है, तो फिर मुझे बताइए आज तक जो आपकी ऑर्डिनरी लिस्ट थी, देखिए हेडर लिस्ट बोलो कि ये सर्कुलर हेडर बोलो, वो स्टार्ट कहाँ से होती थी भाई, हम ऐसा बोल देते थे ना भाई, भाई ये स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है वो पहली नोड, तो बेटा अब ये स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है वो तो हमारा पहला नोड नहीं है, हमारी जो पहली इंफॉर्मेशन की फील्ड नोड है बेटा वो तो ये है सेकंड वाली। तो मुझे बताइए ये नोड को कौन पॉइंट कर रहा है भाई, स्टार्ट, तो बेटा ये नोड का नाम क्या रखा जाएगा, ये नोड का नाम रखा जाएगा लिंक ऑफ स्टार्ट। अरे भाई आ रही है क्या बात समझ में? अरे हाउ कि नहीं, ये लिंक ऑफ स्टार्ट नाम रखा जाएगा ना ये वाली नोड का। कैसे पता, अबे स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है यानी ये स्टार्ट वाली नोड है, तो बेटा ये इसकी लिंक कहाँ जा रही है, लिंक ऑफ स्टार्ट इधर जा रही है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि हमारे जो ये प्रीवियस एल्गोरिथम्स थे वो कहाँ से शुरू होते थे, हम शुरू कर देते थे भाई पीटीआर, अगर समझो हमें एक पीटीआर नाम को पॉइंटर वेरिएबल लगाना है तो वो हम कहाँ से शुरू करते थे लगाना, पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट। भाई पीटीआर कहाँ पॉइंट करना चाहिए, स्टार्ट पे, क्योंकि स्टार्ट किसको पॉइंट करता था, पहले नोड को। बेटा अब तो पहले नोड को हेडर लिस्ट पॉइंट कर रही है, हेडर नोड पॉइंट कर रहा है, तो बेटा उसको कैसे लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम्स, लिंक ऑफ स्टार्ट। भाई लिंक ऑफ स्टार्ट जहाँ पॉइंट कर रहा है वो हमारा पहला नोड हो गया यहाँ पे। आई बात समझ में? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझाऊंगा तो दो छोटे छोटे मैंने एल्गोरिदम लिखे हुए हैं यहाँ पे जो हम पहले देख चुके हैं, वो भी ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट के लिए। ठीक है, एक ट्रैवर्सिंग का और एक फाइंडिंग लोकेशन ऑफ आइटम एलओसी। ठीक है, तो ये दोनों हम देख लेते हैं कि भाई ये दोनों अगर हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट किया हुआ है डाटा तो ये कैसे वर्कआउट करेंगे एल्गोरिदम्स। आइए जल्दी से देखते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ट्रैवर्सिंग अ सर्कुलर हेडर लिस्ट, सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट। मैंने अभी आपको बताया कि बेटा मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे तो ये जो थर्ड नंबर पे नोड है यहाँ से स्टार्ट करना है। मुझे बताइए स्टार्ट कहाँ पे है, ये वाली पहली वाली नोड जो है हमारी वो स्टार्ट है, तो मुझे बताइए लिंक ऑफ स्टार्ट क्या हो जाएगा 3। तो बेटा पहली इंफॉर्मेशन फील्ड देखिए थर्ड नोड पे नहीं है क्या, अरे आई क्या बात समझ में, थर्ड लोकेशन पे नहीं है क्या पहली इंफॉर्मेशन फील्ड, तो यहाँ पे पीटीआर इक्वल्स टू हमारा पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट से शुरू ना होके कैसे होता है, लिंक ऑफ स्टार्ट से। यही मुझे आपको समझाना था। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि पीटीआर पॉइंट करेगा इनिशियली कहाँ पे, लिंक ऑफ स्टार्ट पे, यानी यहाँ से वो शुरू हुआ या फिर यहाँ से समझ सकते हो आप। ठीक है,
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। करना क्या है, रिपीट स्टेप्स 3 and 4 वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट। देखिए ये भी बहुत खास बात है कि अभी तक के हम लोग कहाँ तक चलाते थे, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। पर अब मुझे एक बात बताइए कि सर्कुलर लिंक लिस्ट है हमारी, तो बेटा ये जो आखिरी नोड है, जब पीटीआर इसको पॉइंट करेगा तो पीटीआर हम अपडेट कैसे करते हैं, पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। सपोज मैं बोलता हूँ भाई पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो अब पीटीआर क्या होना चाहिए, लिंक ऑफ पीटीआर। बेटा अब लिंक ऑफ पीटीआर कौन है, हेडर नोड, हेडर नोड किस पे, अब हेडर नोड को क्या करेगा, पीटीआर पॉइंट करेगा, यानी इसके बाद क्या आ जाएंगी, ये नोड आ जाएंगी। नल आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे आई क्या बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपली नल का कोई नाटक नहीं है। तो रिपीट स्टेप 3 and 4 वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू स्टार्ट। भाई जब तक पीटीआर क्या नहीं हो जाता, स्टार्ट नहीं हो जाता, जैसे ये अब यहाँ पे पीटीआर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। चलिए तब तक हमें चलाना है। करना क्या है, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर। देखिए अभी प्रोसेस कुछ भी हो सकती है। सपोज वहाँ पे इंटीजर्स डाटा है, मैंने बोल दिया भाई वो इंटीजर डाटा को आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो बेटा हर एक नोड इन्फॉर्मेशन पार्ट को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई वो लिंक लिस्ट को आप प्रिंट कर दीजिए, तो यहाँ पे प्रिंटिंग का ये आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा। तो ये प्रोसेस तो कुछ भी हो सकती है। फिलहाल तो हम ट्रैवर्सिंग देख रहे हैं, भाई हर एक नोड को एक बार रीच करना क्या है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट रिपीट स्टेप 3 and 4 था, तो चौथी स्टेप क्या है, सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। पांचवी स्टेप है एग्जिट। बेटा ये पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर आपको पता है कि पीटीआर अपडेट हो जाएगा, पॉइंटर फील्ड हमारी अपडेट हो जाएंगे और नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना शुरू कर देंगी। आई बात समझ में कि ये इससे क्या एडवांटेज है, हमें एडवांटेज ये है कि हमें यहाँ पे कभी भी नल का यूज़ नहीं करना पड़ता है। पीटीआर नॉट इक्वल टू स्टार्ट तक वो चलेंगी, ठीक है। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया, पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट से, क्योंकि हेडर नोड में तो हमारी क्या थी, एक यूनिक इन्फॉर्मेशन थी, या तो वो सेंटिनल इन्फॉर्मेशन थी या एक जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन थी जो पूरे डाटा के लिए क्या थी, पूरे डाटा को ये इंडिकेट करने के लिए यूज़ की गई थी। जैसे यहाँ पे ये 1 लाख रुपए, बेटा ये पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया था। मैंने तो इतना भी बोल दिया था कि ये नेम में या फिर आधार फील्ड में आप काउंट भी लिख सकते हो, भाई हम आगे कितने एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट एल्गोरिदम। ये नेक्स्ट एल्गोरिदम भी हम कहाँ पे देखने वाले हैं भाई, सर्कुलर लिंक लिस्ट पे ही देखने वाले हैं, सर्कुलर हेडर लिस्ट पे, ठीक है। फाइंड लोकेशन एलओसी, ये एल्गोरिदम क्या करने वाला है, फाइंड्स लोकेशन एलओसी ऑफ द फर्स्ट नोड इन लिस्ट विच कंटेन्स आइटम, यानी कि एक आइटम नाम की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, वो हो सकता है वो हमारे लिंक लिस्ट में है कि नहीं है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर है तो उसकी लोकेशन एलओसी में स्टोर कर देना है, और अगर नहीं है तो एलओसी इक्वल्स टू क्या कर देंगे, हम नल कर देंगे। अरे आई क्या बात समझ में, ठीक है, ऐसा हम कर चुके हैं पहले भी। चलिए कोई बात नहीं, बताइए जल्दी से, सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट। मैंने बार बार आपको वही तो बताया हुआ है कि ये पहला नोड स्टार्ट वाला है, तो लिंक ऑफ स्टार्ट क्या है, 3, यानी ओरिजिनल पहला नोड तो बेटा ये हुआ थर्ड लोकेशन पे, तो यहाँ से कार्यक्रम क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, ठीक है। चलिए करना क्या है, रिपीट वाइल इन्फो ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू आइटम एंड पीटीआर नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट। हाँ देखिए इधर, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे ये 2 कंडीशन क्या की हुई है, एंड में लिखी हुई है कि भाई ये लूप चलना कहाँ तक चाहिए, कैसे चलना चाहिए। देखिए इधर जल्दी से, वाइल इन्फो ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू आइटम, यानी जब तक इन्फो ऑफ पीटीआर क्या नहीं होता, आइटम नहीं हो जाता, तब तक एंड कंडीशन है, एंड पीटीआर नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या की हुई है, एंड में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए कि भाई जब तक पीटीआर नॉट इक्वल टू स्टार्ट, देखिए स्टार्ट कब हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ कि भाई जैसे पहले ये अभी, फिर रितेश, फिर समीर, समीर ये देखिए फिर से कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1 पे, यानी कि क्या स्टार्ट पे पॉइंट नहीं कर रहे हैं क्या। तो बेटा एक बार तो ऐसा होगा ना, पीटीआर जब हो जाए हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, तो ये दोनों कंडीशन मैंने एंड में लिखी हुई है, तब तक चलना चाहिए। अच्छा करना क्या है हर बार, सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। अरे आइए बात समझ में, चलिए आइए करके देखते हैं कैसे परफॉर्म होने वाला है, कर देते हैं। मैं बोलता हूँ भाई आइटम इक्वल्स टू समीर, यानी कि इन्फो, यानी कि सिर्फ नेम पार्ट को हम देखते हैं, बाकी सब हम नहीं देखने वाले, ठीक है। नेम सर्च करना है मुझे, आइटम इक्वल्स टू समीर नेम फील्ड में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा वाइल नेम ऑफ पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू आइटम। चलिए पहले तो शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। मुझे बताइए नेम ऑफ पीटीआर, यानी पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, तो नेम ऑफ पीटीआर क्या है, अभी। मुझे बताइए अभी नॉट इक्वल्स टू आइटम, भाई अभी नॉट इक्वल्स टू समीर, यस।
एंड पीटीआर नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट, देखिए पीटीआर स्टार्ट भी नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू है। आगे जाएंगे, सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, तो बेटा ये कर देगा सीधा सीधा 7 पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, 7 यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा पीटीआर, ये वैनिश हो गया अब, ठीक है। चलिए अब फिर से हम चेक करेंगे भाई, नेम ऑफ 7 रितेश नॉट इक्वल टू समीर, देखिए वो नॉट इक्वल है, एंड पीटीआर नॉट इक्वल टू स्टार्ट, बेटा ये तो बेटा क्या है, पीटीआर हमारा 7 को पॉइंट कर रहा है, 1 को तो पॉइंट कर नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों कंडीशन क्या हो गई है हमारी, ट्रू हो गई है। तो सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, चलिए आगे बढ़ गए। तो बेटा ये लिंक ऑफ पीटीआर क्या है, 5, नेक्स्ट फन है 5 पे, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब आ जाएगा वाइल इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू आइटम, तो बेटा ये इन्फो ऑफ पीटीआर यानी कि नेम ऑफ पीटीआर, नेम ऑफ पीटीआर क्या है, समीर नॉट इक्वल टू समीर, बेटा ये कंडीशन ट्रू हुई, क्या हुई, फॉल्स हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, सीधा बाहर आ जाएगा, तो थर्ड स्टेप पे आ जाएगा। देखिए थर्ड स्टेप क्या है, इफ इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू आइटम देन सेट एलओसी इक्वल्स टू पीटीआर, अरे भाई इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू आइटम था तो क्या कर दो, सीधा बाहर आ गया, तो एलओसी इक्वल्स टू पीटीआर में तो 5 है, 5 का में चले जाएगा, एलओसी में चले जाएगा और सीधा क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अरे आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है। अरे बहुत सिंपल है ना यार, देखिए आप कैसा लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हाँ और एक बात कि बेटा यहाँ पे ये जो दोनों कंडीशन लिखी हुई है ये हम ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट में नहीं लिख सकते थे भाई, ये ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट में हम क्यों नहीं लिख सकते थे, तो मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पे क्या आता था, नल आता था, ठीक है, यानी कि मुझे बताइए वहाँ पे पीटीआर नल को भी पॉइंट करता था, जब पीटीआर नल को पॉइंट करता था तब इन्फो ऑफ पीटीआर हमारे पास रहता था क्या अवेलेबल, बिल्कुल नहीं, यानी तब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली हम लिख ही नहीं सकते थे वाइल लूप में। अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आ जाता था जब पीटीआर नल को पॉइंट करता था, अरे जब पीटीआर नल को पॉइंट करता था तब हमारे पास इन्फो ऑफ पीटीआर तो अवेलेबल था ही नहीं, तो कैसे हम उसको चेक करेंगे भाई आइटम से। अरे आ रही है क्या बात समझ में, तो हमें क्या करना पड़ता था, सिंपली वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि आखिरी तक हमें क्या करनी पड़ती थी, सिर्फ ट्रेवर्स करनी पड़ती थी और ये कंडीशन तो हम वहाँ पे लूप के अंदर चेक करते थे। पर अब तो हमने यहाँ पे बेटा ये तो लूप हमने चलाया ही कहाँ तक है, यहाँ तक चलाया हुआ है, ये दोनों कंडीशन हमने कहाँ में लिखी हुई है, एंड में लिखी हुई है। ऐसा हम सर्कुलर हेडर लिस्ट में ही लिखते हैं, ऐसा हम ऑर्डिनरी में नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जब पीटीआर नल को पॉइंट करता है तब इन्फो ऑफ पीटीआर अवेलेबल नहीं रहता है। देखिए ये छोटी छोटी बातें तो आपको समझनी है, यही तो एडवांटेजेस है हमारे सर्कुलर हेडर लिस्ट के ओवर ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एल्गोरिदम भी आपको समझा होगा। हमने ये सीधा सीधा लूप चलाया, जैसे ही ये मिल जाएगा पीटीआर हमारा क्या हो जाएगा, सीधा इधर आ जाएगा, पीटीआर हमारा क्या हो जाएगा, एलओसी में चले जाएगा। अगर पूरे इसमें वो समीर रहता ही नहीं था भाई, सपोज मैंने बोला भाई आइटम इक्वल्स टू कुछ और, भाई आइटम इक्वल्स टू आप क्या कीजिए, आइटम इक्वल्स टू श्रुति, समझो कोई एक नाम दे देते थे हम जो लिस्ट में नहीं है, तो बेटा क्या हो जाता था, सीधा सीधा ये पूरा ट्रेवर्स हो जाता था और पीटीआर आखिरी में क्या हो जाता था, वो आइटम ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू आइटम कभी होता ही नहीं था, तो एल्स में जाके एलओसी इक्वल्स टू क्या हो जाता था, नल हो जाता था। आई बात समझ में। ये दोनों एल्गोरिदम्स हम पहले देख चुके हैं ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट के लिए, अब हमने काहे के लिए देखे, सर्कुलर हेडर लिस्ट के लिए। जब भी आपको कोई बोले भाई कंसीडर या फिर टेक हेडर लिस्ट, तो बाय डिफॉल्ट हम सर्कुलर हेडर लिस्ट ही लेते हैं, ग्राउंडेड यूज नहीं करते हैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। जब तक वो बोला गया नहीं है हमें तब तक, यानी कि ऐसा समझिए कि भाई इन दोनों में से बाय डिफॉल्ट कौन सी है, ये जो ज़्यादा यूज होती है सर्कुलर हेडर लिस्ट, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, इतना नोट कर लीजिए, हमें और भी 2-3 छोटे छोटे एल्गोरिदम्स देखने हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं, पर अब वो सेम एल्गोरिदम्स हम क्यों देखेंगे, क्योंकि हम वो सेम एल्गोरिदम्स हेडर सर्कुलर लिस्ट के लिए, यानी कि सर्कुलर हेडर लिस्ट के लिए देखने वाले हैं, जो हमने पहले कभी ना कभी डिलीशन के लिए या फाइंडिंग लोकेशन के लिए हमने पहले ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट से देखे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये मैंने नेक्स्ट 2 एल्गोरिदम्स लिख के रखे हुए हैं और ये लिंक लिस्ट हम ये सेम ही फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एल्गोरिदम्स हमने क्यों लिखे हुए हैं, ये दोनों ही एल्गोरिदम्स हमने सर्कुलर हेडर लिस्ट के लिए लिखे हुए हैं। तो हम ये डायग्राम को एज इट इज रहने देते हैं। आइए देखते हैं ये काय का एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम है फाइंड BHL, यानी नाम है ये एल्गोरिदम का। मुझे बताइए अभी थोड़ी देर पहले कि हमें एक नोट डिलीट करनी थी
ठीक है। तो हमने नोड डिलीट करनी थी, तो हमने क्या देखा था भाई, हमने LOC नाम की लोकेशन फाइंड किया था भाई, ये पर्टिकुलर आइटम जो नोड में है उसकी LOC आ जानी चाहिए और एक LOCP भी आ जानी चाहिए। LOCP क्या था भाई हमारी, कि भाई जो नोड डिलीट करना है सपोज, उसके पहले वाला भी जो नोड डिलीट करना है उसकी एड्रेस काय में जानी चाहिए, LOC नाम के वेरिएबल में जानी चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल में, और जो उसके पहले की प्रीसीडिंग नोड थी वो काय में जानी चाहिए, LOCP नाम के पॉइंटर वेरिएबल में उसकी एड्रेस जानी चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा डिलीशन के लिए क्या होता है, जो प्रीवियस नोड है वो नेक्स्ट नोड को जब पॉइंट करेंगी तो ये जो बीच वाला नोड है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यानी प्रीसीडिंग नोड ने नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए, यानी करंट नोड के, ध्यान से सुनिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, करंट नोड के प्रीसीडिंग वाले नोड ने अब करंट नोड के नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो बेटा करंट नोड इसका मतलब डिलीट हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं फिर से। तो पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, आइटम कहाँ पे है वो नोड और उसके प्रीवियस नोड को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हम दोनों एल्गोरिदम्स पहले देख चुके। हाँ देखिए, ये पहले फाइंड करेंगे, फिर हम ये इसका प्रोसीजर का यूज करके ये एल्गोरिदम से हम क्या कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, आप इसको एल्गोरिदम भी बोल सकते हो, प्रोसीजर भी बोल सकते हो, फाइंड बी को। ठीक है, चलिए देखिए इधर, तो फाइंड बी इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम LOC LOCP, यानी कि ये सब आपको पता है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी से देखिए, सेट सेव इक्वल्स टू स्टार्ट एंड PTR इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट। मुझे बताइए बेटा, स्टार्ट तो यहीं से होता है, दो पॉइंटर वेरिएबल लगाने पड़ते हैं, उसमें PTR ने पहले नोड को पॉइंट करना चाहिए, पहला तो मैंने बार बार बताया भाई, लिंक ऑफ PTR में होता है। अरे भाई देखिए, लिंक ऑफ स्टार्ट, लिंक, ये जैसे कि ये स्टार्ट है तो लिंक ऑफ स्टार्ट ये, तो बेटा इसको PTR पॉइंट करेगा, इसको फिलहाल सेव पॉइंट करेगा, यहाँ से हमारा कार्यक्रम क्या होगा, शुरू होगा। दो पॉइंटर्स हमने लगा दिए, दो क्यों, क्योंकि हमें एक LOC भी चाहिए और एक क्या चाहिए, LOCP भी चाहिए। तो हमें एक पीछे वाले नोड के लिए सेव और उसके सामने वाले नोड के लिए PTR, ये दो पॉइंटर सक्सेसिवली चलाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो उनको मैंने इनिशियलाइज कर दिया पॉइंटर्स को, सेव इक्वल्स टू स्टार्ट, सेव वहाँ पॉइंट करेगा जहाँ स्टार्ट कर रहा है, PTR लिंक ऑफ स्टार्ट की जगह पे। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से देखते हैं, रिपीट वाइल इन्फो ऑफ PTR नॉट इक्वल्स टू आइटम एंड PTR नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट। फिर से देखिए, ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया, अभी 10 मिनट पहले, कि रिपीट वाइल इन्फो ऑफ PTR नॉट इक्वल्स टू आइटम, जब तक PTR नाम के नोड के इन्फो पार्ट में हमारा आइटम नहीं मिल जाता, और एंड जब तक PTR नॉट इक्वल टू फिर से क्या नहीं हो जाता, स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली क्या होते रहनी चाहिए, चेक होते रहनी चाहिए। और ये चेक होते होते ही क्या करना पड़ेगा हमें, वाइल तब तक चलाना है। अच्छा, करना क्या है, करना है इफ इन्फो ऑफ PTR इक्वल्स टू आइटम, देन एक मिनट, आई थिंक कि यहाँ पे ये एक स्टेप मिसिंग है, वाइल PTR इक्वल्स टू रिपीट वाइल इन्फो ऑफ PTR नॉट इक्वल्स टू आइटम एंड PTR नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट। इसके अंदर हमने लिखना चाहिए था कि पॉइंटर अपडेशंस लिखना चाहिए था। देखिए, तो एक काम करते हैं, अभी लिख लेते हैं, रिपीट वाइल इन्फो ऑफ PTR नॉट इक्वल्स टू आइटम एंड PTR नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट। बेटा ये तो दोनों कंडीशन चेक है, पर इसके अंदर होना क्या चाहिए, बार बार होना चाहिए पॉइंटर अपडेट। देखिए, ये पॉइंटर जैसे हमने इनिशियलाइज किए ना, तो ये सेव अब किसको पॉइंट करना चाहिए, PTR को, सेव किसको पॉइंट करना चाहिए, PTR को, एंड PTR अब किसको पॉइंट करना चाहिए, लिंक ऑफ PTR को, PTR किसको पॉइंट करना चाहिए अब, लिंक ऑफ PTR को। ये शायद से लिखना रह गया होगा। देखिए, ये एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट फॉर्म, रिपीट वाइल इन्फो ऑफ PTR नॉट इक्वल्स टू आइटम एंड PTR नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट। ये हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। अरे भाई करना क्या है, बार बार पॉइंटर्स अपडेट करते जाना है, सेव इक्वल्स टू PTR एंड PTR इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR, यानी कि अब PTR सेव PTR को पॉइंट करेगा और PTR नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। पॉइंटर अपडेट करने हैं, बार बार करते रहना है, ऐसा करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, जब इन्फो ऑफ PTR नॉट इक्वल्स टू आइटम एंड PTR नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट रहेगा। तो ऐसा करते करते क्या हो जाएगा भाई, वो जो PTR वाला नोड हो जाएगा हमारा, वो जो है PTR, एक बार तो भी वो आइटम वाले नोड से जो कंपेयर होगा, मैच होगा, उसको पॉइंट करेगा, तब क्या हो जाएगा, वो उसके लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड इन्फो ऑफ PTR इक्वल्स टू आइटम। ठीक है, इन्फो ऑफ PTR इक्वल्स टू, अच्छा देखिए, इफ इन्फो ऑफ PTR इक्वल्स टू आइटम देन सेट LOCP इक्वल्स टू सेव एंड LOC इक्वल्स टू PTR। मुझे एक बात बताइए यार, ये जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है, जो PTR जिसको पॉइंट कर रहा है नोड को, वहाँ पे अगर हमारा आइटम मैच हो गया तो हमें करना क्या है, तो बेटा वो PTR वाला लोकेशन कहाँ में जाना चाहिए, LOC में, और उसके पीछे वाला सेव कहाँ में जाना चाहिए, LOCP में। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि कभी हमारा इन्फो ऑफ PTR पे हमें आइटम मिलता ही नहीं है, तो
तो जाएगा एल्स में और हो जाएगा सेट LOC इक्वल्स टू नल। LOC क्या हो जाएगा तब? नल हो जाएगा और LOCP हमारा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा भाई पीछे वाला, और LOC क्या हो जाएगा हमारा? नल हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा हमें आइटम तो वहाँ पे मिला नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक आइटम ले लेता हूँ, अवी, रितेश, समीर। सपोज मैं आइटम इक्वल्स टू ले लेता हूँ रितेश। अरे ये विजिबल है सब, नीचे का पार्ट सभी को? आई होप कि विजिबल होगा ये। चलिए देखिए जल्दी से। तो आइटम इक्वल्स टू मैंने ले लिया रितेश। पॉइंटर शुरू कहाँ से हो रहा है? सेव इक्वल्स टू स्टार्ट। यहाँ पे कौन पॉइंट कर रहा है भाई? सेव। और PTR इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। लिंक ऑफ स्टार्ट क्या है? 3 पे कौन पॉइंट कर रहा है भाई? फिलहाल PTR। ठीक है, चलिए करना क्या है? रिपीट वाइल इन्फो ऑफ PTR नॉट इक्वल्स टू आइटम। मुझे बताइए इन्फो ऑफ PTR क्या है भाई? इन्फो ऑफ PTR अवी नॉट इक्वल टू आइटम रितेश, यस। एंड PTR नॉट इक्वल टू स्टार्ट। PTR बेटा 1 भी नहीं है, PTR तो स्टार्ट भी नहीं है, तो बेटा कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो सेट सेव इक्वल्स टू PTR, यानी कि अब सेव ये हो जाएगा PTR इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR। PTR क्या हो जाएगा भाई? लिंक ऑफ PTR यानी कि 7 ये हो जाएगा हमारा PTR, और ये पुराने सेव PTR वैनिश हो गए, पॉइंटर्स अपडेट हो गए जो मैंने ऐड किया वो स्टेप। आगे देखिए इफ इन्फो, हाँ अब देखिए फिर से जाएगा वो लूप में। देखिए ये सेकंड स्टेप हमें कंप्लीट करना है। हम इससे बाहर कब आएंगे? जब हमारी वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो देखिए फिर से इन्फो ऑफ PTR नॉट इक्वल्स टू आइटम। देखिए इन्फो ऑफ PTR कितना? रितेश, और आइटम, अरे अब देखिए इधर ये रितेश इक्वल्स टू तो रितेश है, रितेश नॉट इक्वल टू रितेश है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बेटा ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। हम बाहर आ जाएंगे। तो स्टेप 3 है इफ इन्फो ऑफ PTR इक्वल्स टू आइटम। यस, इन्फो ऑफ PTR में तो रितेश है, इज इक्वल्स टू आइटम हो गया वो। देन सेट LOCP इक्वल्स टू सेव। LOCP में क्या चले जाएगा? ये अवी की लोकेशन, अवी की नोड वाला एड्रेस। ठीक है, एंड LOC में क्या चले जाएगा? PTR। अरे आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो फिर ये एल्स में नहीं जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा? स्टेप 4 एग्जिट। ठीक है, चलिए काम करते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये आइटम इक्वल टू रितेश को अब डिलीट भी करना है, तो ये एल्गोरिदम भी देख लेते हैं, या फिर ये दोनों भी एल्गोरिदम की खास बात क्या है ये मैं आपको लास्ट में फिर से बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए पहले ये देख लीजिए एल्गोरिदम, डिलीट लोकेशन इन सर्कुलर हेडर लिस्ट, इन्फो लिंक स्टार्ट अवेल आइटम, ये आपको मालूम है। कॉल फाइंड बी HC, यानी ये प्रीवियस वाली प्रोसीजर कॉल की, इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम LOCP, ये हमें क्या करके देगा? ये हमें जो नोड है रितेश वाला उसकी एड्रेस LOC में डाल के देगा, और उसके प्रीवियस वाले का काय में डाल के देगा भाई? LOCP में हमें एड्रेस डाल के दे देगा, यानी ये प्रोसीजर हमें LOCP और LOC रिटर्न कर देंगी। ठीक है, इफ LOC इक्वल्स टू नल देन राइट आइटम नॉट इन द लिस्ट। भाई LOC इक्वल्स टू नल कब होने वाला है? वो प्रोसीजर में जब आइटम नहीं रहेगा वो लिस्ट में। ठीक है, तब लिख दीजिएगा आप आइटम नॉट इन द लिस्ट एंड एग्जिट, खत्म हो जाएगा वो एल्गोरिदम। अच्छा अदरवाइज सपोज वो वहाँ पे है, भाई LOC एक वैलिड है, यानी कि LOC नल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो बेटा लिंक ऑफ LOCP इक्वल्स टू लिंक ऑफ LOC। मुझे एक बात बताइए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ। सपोज मैं बोलता हूँ भाई ये LOC है और ये LOCP है, तो मुझे बताइए डिलीशन का लॉजिक क्या ये नहीं है? देखिए लिंक ऑफ LOC यानी कि यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे लिंक ऑफ LOC, कहाँ पे? और यहाँ पे अब किसने पॉइंट करना चाहिए? लिंक ऑफ LOCP। लिंक ऑफ LOCP यानी ये इसने कहाँ पॉइंट करना चाहिए? अब यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए। तो मुझे बताइए भाई ये लोड डिलीट नहीं हो गई क्या? अरे आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, यानी कि लिंक ऑफ LOCP ने अब कहाँ पॉइंट करना चाहिए? सिंपली LOC कहाँ पॉइंट कर रहा था? यहाँ पे। लिंक ऑफ LOCP कहाँ पॉइंट कर रही थी? यहाँ पे। पर अब लिंक ऑफ LOCP ने कहाँ पॉइंट करना चाहिए? जहाँ पे कौन पॉइंट कर रहा है भाई? लिंक ऑफ LOC पॉइंट कर रहा है। आ रही की बात समझ में? इफेक्टिव लॉजिक तो बेटा डिलीशन का सिर्फ यही है, डिलीशन का सिर्फ ये इतना ही लॉजिक है, इतना समझ लीजिए, मजा आ जाएगी। ठीक है, हाँ देखिए सेट लिंक ऑफ LOC इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल्स टू LOC। अबे ये क्या है? ये तो हमारा क्या है? वो फ्री नोड को हमें वापस भेजने का प्रोविजन है। मैं कैसे? देखिए इधर लिंक ऑफ LOC इक्वल्स टू अवेल, ये लिंक ऑफ LOC कहाँ पॉइंट करना चाहिए? जहाँ अवेल पॉइंट कर रहा है, और अब अवेल ने कहाँ पॉइंट करना चाहिए? अब अवेल ने पॉइंट करना चाहिए इधर। तो बेटा देखिए ये अवेलेबल लिस्ट का ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा एंड सो ऑन, यानी ये तो हमने रिटर्न कर दी।
फ्री स्टोरेज लिस्ट को रिटर्न करने का लॉजिक लिखा स्टेप 4 में, और स्टेप 5 एग्जिट। आई होप कि ये दोनों एल्गोरिदम्स आपको समझे होंगे, क्योंकि हमारे पहले भी हो चुके हैं ये दोनों। पर अब यहाँ पे सिंप्लिसिटी क्या है एल्गोरिदम की, ये बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेशल केस कंसिडर नहीं की गई फाइंड बी में भी कि भाई पहला नोड हमें पहले नोड के लिए अलग से लॉजिक लिखना पड़े, और हमने ये दोनों कंडीशन फिर से एंड में लिखी, यानी ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, वाइल की कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी नाटक नहीं है नल का, ठीक है। तो हम ptr नॉट इक्वल्स टू नल तक लूप चलाने से अच्छा तो हम ये दोनों कंडीशन को एंड में लिख के चला सकते हैं। आई बात समझ में। सिमिलरली ये एल्गोरिदम में भी देखिए हमने क्या किया हुआ है। अब देखिए ये एल्गोरिदम सीधा सीधा इसका यूज़ कर रहा है, पर ये एल्गोरिदम में भी हमने कोई भी पहली नोड का यानी कि स्पेशल केस यहाँ पे कोई भी ट्रीट नहीं की, सभी केसेस इसमें ही कवर हो जाएंगी, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। और हमारे पास ये हेडर लिंक लिस्ट के और भी टाइप्स है। कोई थ्योरी में ऐसा भी यूज़ होता है कि भाई जैसे हम बार बार बोल रहे हैं सर्कुलर हेडर लिस्ट, तो मुझे बताइए किसी दिन अगर ये सर्कुलर हेडर लिस्ट की जगह पे सिर्फ ये नाम रहा सर्कुलर लिस्ट, यानी कि क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर लिस्ट, तो बेटा सर्कुलर लिस्ट भी रहती है। अब ये सर्कुलर लिस्ट कैसी रहती है, ये पहली नोड एक हेडर नोड नहीं रहेंगी, वहाँ पे हेडर नोड नहीं रहेंगी। जैसे कि सपोज हमारी ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट कैसी रहती है, ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट जो रहती है वैसे ही 1 2 3 4 नोड, पर ये जो आखिरी नोड है, आखिरी नोड ने क्या करना चाहिए, पहली नोड को पॉइंट करना चाहिए। यहाँ पे हेडर नोड का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी कि देखिए सर्कुलर हेडर लिस्ट अलग हो गई, सर्कुलर लिस्ट अलग होगी। सर्कुलर लिस्ट यानी कि नाम में ही मीनिंग है ना कि भाई ये पहली नोड, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी चौथी सपोज लास्ट है, तो लास्ट नोड ने फिर से पहली को पॉइंट आउट करना चाहिए, यानी कि वो क्या रहेंगी, घूमते रहेगा। अरे आई क्या बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ये नहीं रहने वाला है, हेडर नहीं रहेंगी, यानी स्पेशल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन या सेंटिनल इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर नहीं करनी है। सबके सब हमें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन फील्ड के नोड्स चाहिए, यानी कि सरी के नोड चाहिए एक सरी के। मुझे कोई एडिशनल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी है। कोई बात नहीं है, आप क्या बनाइए, सर्कुलर हेडर लिस्ट की जगह पे सर्कुलर लिस्ट बनाइए, ठीक है। कभी कभी सर्कुलर लिस्ट हमारी क्या होती है, एक हेडर भी होता है उसमें और एक टेल भी होता है। टेल यानी कि एक लास्ट नोड के लिए भी अलग प्रोविजन होता है। तो ये भी इस प्रकार के भी नोड्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। भाई सपोज मैंने बोल दिया भाई इसको क्या रहेगा, एक एंडिंग, एक हेडर नोड रहेगा और एक एंडिंग नोड रहेगा, यानी कि सपोज भाई ये क्या है, हमारा हेडर नोड है, तो लास्ट नोड हमारा क्या रहेगा, टेल नोड रहेगा, या फिर एंडिंग नोड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि ये क्या रहेगा हमारा, ये एक स्पेशल नोड रहेगा हमारा, ये एक स्पेशल नोड रहेगा। इफेक्टिव जो हमारी लिंक लिस्ट रहेंगी वो तो बीच में रहेंगी, ऐसा भी होता है। तो वो तो बेटा हम डिफरेंट उसके एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली पर हमारे इसमें क्या है, सर्कुलर हेडर लिस्ट है, उसके हमने देखे प्रोसीजर्स। आगे हम फिर से इसके एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ फिर से देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट करके रखिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या देखना है, एक एग्जांपल देखना है पॉलिनोमियल्स का, यानी कि ये एक एप्लीकेशन एग्जांपल है कि पॉलिनोमियल्स हमारे क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को हम बाय यूजिंग हेडर लिंक लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं जल्दी से। ये एक हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है P1 ऑफ x इक्वल्स टू ये 8x रेज़ टू पावर 7 प्लस 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। सपोज ये एक वेरिएबल में हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ये तो ऑर्डर कौन सी है इसकी, 7th ऑर्डर है, ठीक है। कल चल के ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ऑर्डर क्या हो, x रेज़ टू पावर 20 पहली टर्म हो। पर मुझे बताइए यहाँ पे ये x रेज़ टू पावर 7 है, तो ऐसा है कि यहाँ पे पूरी की पूरी 8 टर्म्स अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे x रेज़ टू पावर 6, x रेज़ टू पावर 5 वाली टर्म्स क्या है, गायब है। तो बेटा इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स है ये हमारे लिंक लिस्ट से इफ़िशिएंटली क्या किए जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं, और इन पे प्रोसेसिंग भी इजीली की जा सकती है। प्रोसेसिंग यानी क्या भाई, एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, जो भी मेनली एडिशन सब्ट्रैक्शन हम पॉलिनोमियल्स की अगर हमें करना है तो हम बाय यूजिंग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसका अरे रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अरे रिप्रेजेंटेशन में क्या होने वाला है कि वहाँ पे हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई x रेज़ टू पावर 20 वाला पॉलिनोमियल आ गया, तो बेटा वहाँ पे पूरे के पूरे 21 मेमोरी लोकेशंस अलोकेट करने पड़ेंगे हमें हर एक अरे में,
क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा इंडेक्स नंबर को हम वहाँ पे रेफरेंस मान के चल रहे हैं, तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि कभी x⁻20 वाला पॉलिनोमियल है तो उसमें हर एक टर्म भी आ सकती है, ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म होती है। देखिए x⁻1 x⁻2 अप टू x⁻20, ये 20 टर्म्स, और एक कांस्टेंट टर्म जैसे यहाँ पे ये 4 है। तो बेटा ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये मुझे बताइए ये 4 क्या ऐसा नहीं हुआ 4 इंटू x⁻0, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई हाईएस्ट डिग्री अगर उसकी x की यहाँ पे 20 है तो अरे में कितने ब्लॉक्स लगेंगे भाई? 21 मेमोरी ब्लॉक्स लगने वाले हैं। पर अगर वो डिग्री 20 का जो पॉलिनोमियल है उसमें वैलिड टर्म सपोज 1 2 3 4 या सपोज 3 ही है, सपोज 3 टर्म्स वैलिड है, तो बेटा वहाँ पे हमारा क्या है? लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव है, इफिशिएंट है, ठीक है, प्रोसेसिंग पर्पस के लिए भी और हमारे मेमोरी पर्पस के लिए भी, यानी कि टाइम के पर्पस से भी और स्पेस के पर्पस से भी हमारा क्या है? लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? एक हेडर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक P1 ऑफ x और P2 ऑफ x दो पॉलिनोमियल लिए हुए हैं। सपोज ये पॉलिनोमियल है मेरा 7x⁻6 प्लस 3x⁻4, तो बेटा इसको मुझे लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करना है। तो आप लिंक लिस्ट डायग्रामेटिकली आप ऐसा भी देख सकते हो या फिर इन जनरल मेमोरी में वो ऐसा होता है। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, सिंपली यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ पे दो ही टर्म्स है, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बेटा ये जो है ये हमारी कौन है? यहाँ पे हेडर नोड है, ये हमारी क्या है? हेडर नोड। इसमें ये जो नोड है हमारी, इसमें 3 पार्ट है। पहला है कोएफिशिएंट, इसको छोड़ दीजिए हेडर को, ये पहली नोड है, इसको बताता हूँ मैं आपको कि भाई ये कोएफिशिएंट पार्ट है, काय के लिए ये इन्फॉर्मेशन पार्ट है, पर इसमें कोएफिशिएंट स्टोर करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा एक्सपोनेंट। देखिए ये सबसे पहले तो ये आप ऐसा समझ लीजिए कि ये दो एक इंटीजर फील्ड्स है, भाई एक इंटीजर नंबर हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एज अ कोएफिशिएंट, एक इंटीजर नंबर हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एज अ एक्सपोनेंट। भाई वो वेरिएबल की पावर कितनी है, फिर वो पॉलिनोमियल x में हो कि y में हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला भाई 7x⁻6 प्लस 3x⁻4, तो बेटा ये पॉलिनोमियल ऐसे रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे x⁻6 का कोएफिशिएंट कितना? 7, ये x⁻6 में x की पावर कितनी भाई? एक्सपोनेंट कितना? 6। नेक्स्ट नोड पे क्या है? कोएफिशिएंट 3, x की पावर कितनी है? 4। फिर वो पॉलिनोमियल वेरिएबल x में हो कि y में हो, लिंक लिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। अच्छा देखिए इधर ये लास्ट नोड हमारी फिर से किसको पॉइंट कर रही है? हेडर नोड को पॉइंट कर रही है। इसका मतलब हमने ये काहे में स्टोर किया हुआ है भाई? सर्कुलर हेडर लिस्ट में हमने क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है। तो रही बात कि भाई मैंने यहाँ पे 0 और -1 लिया हुआ है, ठीक है, तो बेटा ये 0 -1 यहाँ पे आप कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0 इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट, और एक्सपोनेंट में क्या लिया हुआ है? -1, ठीक है। यानी ये हमारी हेडर लिस्ट है, यानी कि हमने ऐसा बताना था कि भाई ये x की पावर क्या आएंगी? पॉलिनोमियल में ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो भाई आगे सभी पावर्स क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। इसके लिए हमने यहाँ पे 0 -1 ले लिया। आप इसकी जगह पे कुछ और लेना है तो कुछ और भी ले सकते हो। ये हेडर नोड है, ये फर्स्ट नोड हुई, ये सेकंड, एंड फिर से ये पॉइंट कर रही है हेडर को, ठीक है। आई बात समझ में? 3 पैरेलल अरे के फॉर्म में अगर आपको इसको देखना है या फिर अवेल लिस्ट के फॉर्म में देखना है, भाई अरे के साथ साथ मेमोरी ब्लॉक्स के अलावा अवेल भी चाहिए, तो आप ये 3 पैरेलल अरे से भी इसको समझ सकते हो। यही डायग्राम हमने ऐसा यहाँ पे निकाली हुई है। देखिए इधर ये कोएफिशिएंट है, देखिए ये पॉलिनोमियल 1 को पॉइंट कर रहा है, 0 -1 2। नेक्स्ट कहाँ पे है? 2 पे कौन है? 7 6 यानी कि 7 कोएफिशिएंट 6 एक्सपोनेंट, देन 3 पे कौन है? 3 4 का मतलब क्या? 3 कोएफिशिएंट 4 x की पावर, और इसके बाद क्या है? ये 1 यानी कि फिर से वो कहाँ नोट कर रहा है? वो हेडर नोड के तरफ पॉइंट कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है, तो ये उसके क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों एक ही बात है, इसको फॉलो करो या इसको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म है, भाई जैसे यहाँ पे आपको एड्रेस नहीं दिख रही है नेक्स्ट नोड की, यहाँ पे आपको क्लियरली एड्रेस विजिबल है, ठीक है। और ये अवेल लिस्ट, पहला फ्री 4 पे, सेकंड 5 पे, देन 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, ये चलते ही जाएगा जहाँ तक भी वो हमारे पास फ्री ब्लॉक्स होंगे। लास्ट इसमें हम क्या लिख देंगे? 0, सो दैट कि भाई ये आखिरी हमारा क्या है? फ्री ब्लॉक है, तो उसका लिंक पार्ट कहाँ ये करेगा? इंडिकेट नल पे हम वहाँ पे 0 डाल देंगे, क्योंकि 0 हम क्या समझते हैं? नल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई बात समझ में, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अगर ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल का, तो मैंने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है जो बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है फॉर एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। और मैंने यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे
दो पॉलिनोमियल्स मैंने पहले से ही लेके रखे हुए हैं, ठीक है। अरे भाई ये पॉलिनोमियल्स क्या है, देखिए इधर ये P1 ऑफ x इक्वल्स टू दिस, P2 ऑफ x इक्वल्स टू दिस, ये दो पॉलिनोमियल्स है। ऐसा एज्यूम कर लीजिए भाई ये दोनों पॉलिनोमियल्स लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन से हमारे मेमोरी में क्या है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, ऑलरेडी सेव है। ऐसा ट्रीट करके हमने ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है। ये एल्गोरिदम क्या करेगा, हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स की एडिशन एक थर्ड पॉलिनोमियल में यानी कि एक थर्ड लिस्ट में, ठीक है। जैसे सपोज मैंने बोला भाई ये P2 की लिस्ट हो गई, देखिए ये P2 की लिस्ट हो गई ना, तो ऐसे ही हमारे क्या करके देगा वो, जैसे ये डायग्राम को फॉलो करते हैं हम, ये हमारी P2 नाम के पॉलिनोमियल की लिस्ट हो गई, ऐसी P1 के लिए भी है। और फिर इन दोनों की एडिशन के बाद ये एल्गोरिदम क्या कर देगा, रिटर्न हमें एक थर्ड लिस्ट रिटर्न कर देगा, थर्ड पॉलिनोमियल की लिस्ट, लिंक लिस्ट, जिसमें क्या रहेंगी, दोनों पॉलिनोमियल्स की एडिशन रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, छोड़िए ये एल्गोरिदम को, कि मैं बोलता हूँ भाई ये दो पॉलिनोमियल्स की मुझे क्या करनी है, एडिशन करनी है, मुझे इसका आंसर बताइए। मैं आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने बोल दिया भाई P3 ऑफ x, कैसे ऐड करते हो भाई, देखो इधर यहाँ पे x की पावर क्या है 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 7 वाली टर्म है क्या, बिल्कुल नहीं। तो बेटा यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 7 ऐसी टर्म हो सकती है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि x रेज़ टू पावर 7 वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा 8x रेज़ टू पावर 7। चलिए देखिए इन दोनों पॉलिनोमियल में x रेज़ टू पावर 7 की टर्म है क्या, 6 की है क्या, हाँ x रेज़ टू पावर 6 की टर्म यहाँ पे है क्या, बिल्कुल नहीं। तो बेटा ये भी क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 7x रेज़ टू पावर 6। चलिए देखिए जल्दी से, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 की टर्म है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चलिए x रेज़ टू पावर 4 की टर्म्स देखिए, हाँ यहाँ पे है 5x रेज़ टू पावर 4, 3x रेज़ टू पावर 4। अबे तो ये 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, तो ये हो जाएगा 8x रेज़ टू पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे बताइए, यहाँ ये पॉलिनोमियल तो खत्म हो गया, तो बेटा ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये 3 टर्म्स, वो यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, डायरेक्टली ऐड हो जानी चाहिए, प्लस x प्लस 4। मुझे बताइए, देखिए भाई इन दोनों की क्या ये एडिशन नहीं है कि हमारी, अरे आ रही है क्या बात समझ में, यानी कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स की एडिशन क्या हुई, ये हमारा P3 नाम का पॉलिनोमियल इनकी एडिशन हो गई। यानी कि अगर हमारा क्या मिलता है, एक्सपोनेंट सेम मिल जाता है, ठीक है, तो उनके कोएफिशिएंट को ऐड करके उसके बाद लिखिए। अगर हमारा कोएफिशिएंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, सिर्फ एक ही लिस्ट में है, तो वो टर्म पूरी की पूरी एज इट इज कॉपी कर लीजिए। और एट लास्ट अगर दोनों लिस्ट में से एक लिस्ट खत्म हो गई, तो दूसरी लिस्ट की रिमेनिंग टर्म्स तो वहाँ पे डायरेक्टली ऐड होंगी। अरे आ रही है क्या बात समझ में, तो ये पॉलिनोमियल की एडिशन आपको करते आती है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई ये दो पॉलिनोमियल्स है जो लिंक लिस्ट के फॉर्म में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, और हमें उनकी एडिशन करनी है, उसका एल्गोरिदम लिखना है। चलिए देखिए यहाँ पे एल्गोरिदम लिखा हुआ है हमने, क्या एल्गोरिदम है भाई, एल्गोरिदम क्या करने वाला है, ये एड्स टू पॉलिनोमियल, लेट pH1 pH2 एंड pH3 रिप्रेजेंट द पॉइंटर्स टू द लिंक लिस्ट, we have a function append to insert a new node at the end of a given list। हाँ देखिए ये क्या बोलता है कि भाई वो जो 3 लिस्ट है, जैसे कि 2 भरी हुई लिस्ट है, अरे 2 पॉलिनोमियल्स तो गिवन है ना हमारे पास, P1 और P2, ठीक है। तो इनको पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल्स कौन कौन से है भाई, एक pH1 और एक pH2 और pH3 कौन सी लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, जिसमें हम एडिशन क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एल्गोरिदम का ऐसा मानना है कि भाई हमारे पास एक अपेंड नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है, जो क्या करता है, एक न्यू नोड इंसर्ट कर देता है हर बार लिंक लिस्ट के लास्ट में, ठीक है। यानी कि लिंक लिस्ट के आखिरी में वो क्या करते जाएगा, उसको ऐड करते जाएगा वो नोड को। देखिए मैं फिर से रीड करता हूँ, वी हैव अ फंक्शन अपेंड टू इंसर्ट न्यू नोड एट द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट। जो भी गिवन लिस्ट है सबको यहाँ पे हमें किसको फिलअप करना है बे, pH3 पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है जो लिंक लिस्ट को, उसको हमें फिलअप करना है, उसमें हमें एडिशन शो करना है। तो वहाँ पे 1 बाय 1 लास्ट में एक एक नोड क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या है, एक अपेंड नाम का फंक्शन अवेलेबल है ऑलरेडी, जिसको हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो भाई ये करता क्या है एल्गोरिदम, देखिए सबसे पहले तो m1 इक्वल्स टू pH1, m2 इक्वल्स टू pH2, एक m1 नाम का पॉइंटर लगा दिया जहाँ पे pH1 पॉइंट कर रहा है, यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे ये पॉली ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे अब कौन पॉइंट करेगा भाई, ये सेकंड पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ पे pH1 भी पॉइंट कर रहा है, और कौन पॉइंट कर रहा है, समझिए m1 वहाँ पॉइंट करेगा जहाँ पे pH1 पॉइंट कर रहा है, पहली लिस्ट का पॉइंटर। m2 किसको पॉइंट करेगा, जहाँ पे pH2 सेकंड लिस्ट का पॉइंटर जो जहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है।
malloc is called to create a new node p3 which builds a third list। हाँ, malloc नाम का फंक्शन, देखिए अब ये थोड़ा सा पार्ट प्रोग्रामिंग में जा रहा है। प्रोग्रामिंग में हमारे पास सी सपोज सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं हम इसकी प्रोग्रामिंग के लिए, तो हमारे पास malloc नाम का फंक्शन है जो हमें मेमोरी अलोकेट करके देने वाला है। तो हम उसको कॉल करेंगे, जो हमें क्या करेगा, एक एक नोड क्रिएट करके देगा जो थर्ड लिस्ट में इंसर्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। फिर m3 इक्वल्स टू ph3 यानी थर्ड लिंक लिस्ट को पॉइंट करने के लिए जो वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, वहाँ पे अब कौन पॉइंट कर रहा है भाई, m3 पॉइंट कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब मैंने क्या लिखा है, वाइल m1 नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू सिंबल है, m1 नॉट इक्वल्स टू नल और m2 नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि दोनों में से जो भी पहले खत्म हुई वहाँ तक। ठीक है, देखिए ये ऐसा हुआ ना, m1 नॉट इक्वल्स टू नल और m2 नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जब तक कोई छोटी लिस्ट हमारी क्या है, वैलिड है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जब तक हमारी लिस्ट, देखिए यहाँ पे छोटी लिस्ट कौन सी है भाई, सेकेंड लिस्ट, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m2 वाली कंडीशन एग्जॉस्ट हो जाएंगी आगे चल के, धीरे धीरे वो देखेंगे हम। जब तक m1 नॉट इक्वल्स टू नल है या फिर m2 नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक, तो फिर अंदर जाइए। यानी जब यानी कि इसका मतलब हुआ जब भाई दो में से कोई भी एक लिस्ट क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती, तब तक आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, देखिए वाइल m1 ऑफ exp, अभी ये exp यानी कि एक्सपोनेंट, भाई m1 का एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन m2 का एक्सपोनेंट, यानी कि m1 का एक्सपोनेंट हमारा क्या है, ग्रेटर है। जैसे कि मुझे बताइए, ये x⁻7 है, ये x⁻6 है। देखिए ये पॉलिनोमियल्स मैंने लोएस्ट डिग्री टर्म के फॉर्म में सेव किया है, यानी पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने डिग्रीज क्या रखी हुई है, यानी ये पॉलिनोमियल को कैसे रखा हुआ है भाई, हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने कौन से ऑर्डर में रखा हुआ है, डिक्रीजिंग डिग्रीज के ऑर्डर में हमने रखा हुआ है मेमोरी में। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये पहली लिस्ट का पहला टर्म है। मुझे बताइए m1 ऑफ पहली लिस्ट का एक्सपोनेंशियल, इसका ये हमारा क्या है, 7 है। क्या 7 इज ग्रेटर देन m2 का exp, m2 किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, x⁻6। अबे क्या 7 6 से बड़ा है, यस हमारा 7 6 से बड़ा है, तो क्या होना चाहिए, देखिए तो हम अंदर जाएंगे, वाइल कंडीशन थी, अंदर जाएंगे, अंदर क्या होना चाहिए भाई, देखिए फिलहाल m1 m2 किसको पॉइंट कर रहे हैं, ये नोड को m1 m2 पॉइंट कर रहे हैं, m1 m2। ठीक है, चलिए m3 का एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट पार्ट कितना हो जाना चाहिए, m1 का एक्सपोनेंट पार्ट है वो किस में चले जाना चाहिए, m3 में। बेटा ये m3 नाम की लिस्ट तो अभी हमारी क्या हुई है, तैयार होना शुरू हुई है। ये हमारी m3 नाम की लिस्ट तो जो है वो तो बेटा अभी तैयार होना शुरू हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है भाई, m3 का exp कितना होना चाहिए, जितना m1 का एक्सपोनेंट है वो m3 में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए m1 का कितना है भाई, 7, चलिए 7 यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, और m3 का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, जितना m1 का कोएफिशिएंट है, m1 इसको पॉइंट कर रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 8 आ जाएगा। अरे आई क्या बात समझ में। नेक्स्ट चलिए, तो ये क्या हो गया, दोनों कंडीशन हो गई। अपेंड m3 ph3, बेटा ये जो भी है ये क्या कर दीजिए, m3 में क्या कर दीजिए, अपेंड कर दीजिए, यानी कि m3 नाम की लिस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ये ph3, ये जो भी है हमारा अपेंड हो जाएगा। ये अपेंड नाम का फंक्शन ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास एक रेडीमेड फंक्शन है, ऐसा समझ के हमने ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे तब बेटा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो हम पैरेलल अरेज के थ्रू हमने लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट की है, या फिर स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्ट्रक नोड करके जो हम करते हैं वैसा की है, तो फिर उस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। ये अपेंड का लॉजिक आपको प्रोग्रामिंग में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, हम ऐसा फिलहाल ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल है। तो बेटा ये m3 नाम के लिस्ट में क्या होगा, ये नोड देखिए मैंने पहले ही करके रखी हुई है, ये अपेंड लिखने के बाद वो वहाँ पे m3 नाम के पॉइंटर लिस्ट में अपडेट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए बेटा यहाँ पे ये m1 का एक्सपोनेंट बड़ा था, यानी ये 7 बड़ा था, तो बेटा हमने ऐड कर दिया। अब मुझे पॉइंटर अपडेट करना पड़ेगा, तो देखिए इधर m1 इक्वल्स टू m1 का नेक्स्ट, यानी कि m1 अब नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करेगा। m1 कहाँ पॉइंट करेगा भाई, नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या है। देखिए ये कब की बात, जब हमारा m1 का एक्सपोनेंट क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, यानी पहली लिस्ट का, वाइल m1 का एक्सपोनेंट इज लेस देन m2 का एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं m1 का एक्सपोनेंट कितना है, 4,
m2 का कितना है 6, तो देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हो गया, ये छोटा आ गया m1 का एक्सपोनेंट, ठीक है। m1 का एक्सपोनेंट क्या है, छोटा है m2 के, यानी 4 इज लेस देन 6, तो बेटा अंदर जाएगा तो क्या होने वाला है, अबे m2 का क्या है हमारा एक्सपोनेंट, किस में कॉपी करो, m3 में। m3 का ये एक मिनट, m3 का कोएफिशिएंट होना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। m3 का कोएफिशिएंट क्या कर दो, m3 का कोएफिशिएंट हमारा काय में डाल दो, m3, ओ सॉरी एक मिनट, ये m3 के कोएफिशिएंट में डालना है, किसको भाई, बड़ा कौन है यहाँ पे m2, तो m2 का डालना पड़ेगा। यानी कि देखिए मैं करके बताता हूँ, देखिए इधर इसका मतलब ऐसा हुआ ना भाई, x⁴ की टर्म है यहाँ पे सबसे बड़ी, और m2 में x⁴ की, तो पहले 6 की लेनी पड़ेगी। तो बेटा अगर मुझे ये टर्म ऐड करनी है तो ये टर्म ऐड तो बेटा ऐसे करनी पड़ेगी ना, ऐसे, ये यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये टर्म जो है वो क्या ऐसी नहीं है, 7 यहाँ पे कॉपी होना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए 6, यानी कि ये जो भी m2 का जो एक्सपोनेंट है 6 वो काम में आना चाहिए भाई m3 के एक्सपोनेंट में, और m2 का जो हमारा कोएफिशिएंट है यानी कि 7 वो काम में जाना चाहिए m3 के कोएफिशिएंट में, और उसके बाद अपेंड m3 ph3, फिर से m3 में ये नोट, देखिए मैंने पहले से ही वो m3 में लास्ट में क्या कर दी, अपेंड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो भी नेक्स्ट नोड आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, इसको चलने देते हैं, वो लिंक लिस्ट मेरे पास जगह कम है इसलिए हम ऐसा देख रहे हैं, पर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये एल्गोरिदम, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट अपेंड कर दिया हमने, वो नोड कर दी मैंने, वहाँ पे डायग्राम में तो कर ही दी है, ठीक है। इसके बाद m2 m2 का नेक्स्ट, यानी m2 किसको पॉइंट करेंगे आप, नेक्स्ट नोड को, क्योंकि बेटा मैं ये ऐड कर चुका, अब m2 किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। आ रही बात समझ में। चलिए एल्गोरिदम को आगे बढ़ाते हैं, तो वाइल m1 का एक्सपोनेंट इक्वल्स टू m2 का एक्सपोनेंट, मुझे बताइए m1 इसको पॉइंट कर रहा है, m2 इसको कर रहा है, तो बेटा देखिए ये क्या है 4, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट कितना है 4 m2 का, दोनों इक्वल नहीं है क्या, 4 इक्वल्स टू 4, तो बेटा अगर दोनों इक्वल है तो करना क्या है, m1 का जो एक्सपोनेंट है 4 वो m3 में कॉपी कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा m3 का कोएफिशिएंट क्या आने वाला है, m1 का कोएफिशिएंट प्लस m2 का कोएफिशिएंट, मुझे बताइए बेटा ये टर्म्स दोनों भी हमारी क्या है, दोनों टर्म्स का पावर सेम है तो उसके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। बताइए 5 + 3 कितना होता है, 5 + 3 8 हो जाता है, तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अपेंड m3, वो नोड m3 में अपेंड कर दीजिए, अब m1 को भी अपडेट कर दीजिए, m2 को भी क्या कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। अब m1 किसको पॉइंट करेगा भाई, इसको, और m2 किसको पॉइंट करेगा, देखिए ये लिस्ट तो हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई, यानी कि m2 ने नेक्स्ट को करना चाहिए, पर हमारा नेक्स्ट तो हमारे पास क्या है ही नहीं, यानी कि वो क्या हो गया, नल हो गया। m2 अब किसको पॉइंट कर रहा है भाई, नल को, तो मुझे बताइए अगर ये नल को पॉइंट आउट करेगा तो मुझे बताइए m1 नॉट इक्वल्स टू नल, m2 नॉट इक्वल्स टू नल, पर बेटा m2 तो इक्वल्स टू क्या हो गया, नल हो गया, एक लिस्ट खत्म हो गई। अरे भाई लिस्ट खत्म हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इधर आ जाएगा, यानी कि ये लूप में तो वो जाने वाला नहीं है, ये लूप हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, और अब हम आ गए इफ m1 नॉट इक्वल्स टू नल, भाई m1 हमारी क्या है, नॉट इक्वल्स टू नल है, तो बेटा m1 तो नॉट इक्वल्स टू नल ही है हमारा। अरे यार ये के बात समझ में, यानी एक लिस्ट खत्म हो गई तो ही हमारा ये पार्ट रन होगा। अब मुझे बताइए m1 नॉट इक्वल्स टू नल, बेटा m1 तो हमारा क्या है, एक वैलिड है, तो बेटा ये क्या होने वाला है, अपेंड m1 ph3, यानी पूरा का पूरा बचा हुआ m1 कहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ये ऐड कैसे होने वाला है भाई, 3 2, उसके बाद लिंक पार्ट, ठीक है, उसके बाद 1 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, पावर भी 1 है, ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, उसके बाद इसकी कोएफिशिएंट 4 पावर 0, और ये किसको पॉइंट करेगा भाई, ये फिर से पॉइंट करेगा पहले को, जो भी, या फिर नल को भी करवा सकते हो, अगर हमें सर्कुलर नहीं चाहिए तो पर हमें सर्कुलर चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा, m2 अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो फिर m1 नॉट इक्वल्स टू नल है तो m1 अपेंड हो जाना चाहिए, एल्स अपेंड m2, पर यहाँ पे हमारा क्या है, m2 तो खत्म हो चुका है। आई बात समझ में, यानी कि क्या था, देखिए ये जब तक छोटी लिस्ट खत्म नहीं होती तब तक हमारा ये लूप चल रहा था, यानी कि वाइल m1 नॉट इक्वल्स टू नल या फिर m2 नॉट इक्वल्स टू नल, दोनों में से कोई भी एक नल नहीं हो जाता है, दो में से छोटी लिस्ट जब तक एग्जॉस्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती, ठीक है। कर क्या रहे थे हम कि अगर हमारी m1 का क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल बड़ा है तो वो टर्म ऐड कर रहे थे, अगर m2 का बड़ा है, m2 का एक्सपोनेंट बड़ा है तो वो ऐड कर दे रहे थे हम,
और अगर इक्वल है तो हम क्या कर दे रहे थे, एक्सपोनेंट तो वही रहने दे रहे थे, कोएफिशिएंट में सिर्फ क्या कर दे रहे थे, एडिशन, ये कोएफिशिएंट ऐड करने का लॉजिक। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और उसके बाद इधर क्या का लॉजिक लिखा हमने ये लास्ट में कि भाई अगर दो में से कोई एक लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है तो दूसरी क्या कर दीजिए, पूरी की पूरी अपेंड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे M2 नल को पॉइंट करना शुरू हो गया था पर M1 वैलिड था, तो M1 नॉट इक्वल टू नल, यस M1 तो नॉट इक्वल टू नल है, तो बेटा वो पूरा पूरा M1 का है, वो PH3 नाम के पॉइंटर वाली जो लिस्ट है वो M1 की पूरी लिस्ट बची हुई वो PH3 नाम के पॉइंटर वाली लिस्ट में ऐड कर दीजिए, सो दैट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारा कि भाई दो पॉलिनोमियल्स की एडिशन हमने कैसे की। इसका प्रोग्राम भी आप लिख सकते हो, आप लिखिए, कोई डिफिकल्टी जाती है तो हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, एल्गोरिदम को नोट कर लीजिए। ये जो मैंने ब्लॉक बना के ये लिखा हुआ है यहाँ पे या यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये एल्गोरिदम के पार्ट्स नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि एल्गोरिदम यहाँ से तो यहाँ तक है, बाकी ये रिमेनिंग तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।